हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र और स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल गणित गुरु पर। आज इस वीडियो से आप अपनी क्लास 10th को स्टार्ट करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं को कंटिन्यू करेंगे और आज से आपको अपनी क्लास 10th मैथमेटिक्स के नोट्स प्रिपेयर करना चालू कर देना है, क्योंकि आज इस वीडियो से जो हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल एंड तक चलेंगे हम हमारे क्लास 10th के लास्ट चैप्टर तक। तो आज आप वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन और 1.1 इस वीडियो से कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट अपने नोट्स, रजिस्टर, रफ रजिस्टर, बुक, वाटर बॉटल, पेन सब तैयार कर लीजिए अपने पास और स्टार्ट करिए मेरे साथ वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय देखेंगे कि हमारी जो वास्तविक संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, कहां से आई हैं, कितने भागों में विभाजित हैं, मतलब क्या क्या होते हैं। नंबर तो आपको पता है कौन कौन से हैं, और ये जो है आप कहां से कनेक्ट करोगे, अपनी क्लास 9th जब आपने संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ा होगा, हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ा होगा। कौन सा? संख्या। जो हमारा संख्या पद्धति चैप्टर था, जब आपने इसको पढ़ा होगा तब आपने देखा होगा कि हमारी जो वास्तविक संख्या है वो संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम का ही एक भाग है। नंबर सिस्टम को कितने भागों में हमने? दो भागों में बांटा था। कौन कौन सी? एक हमने बांटा था इसको हमारे वास्तविक संख्या है, जो हमारा अब हम चैप्टर पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या। और एक हमने इसको विभाजित किया था किसमें? काल्पनिक संख्या में। याद है क्लास 9th जब अपन ने पढ़ा था तब इसको वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या है हमारी संख्या पद्धति है, इसको दो भागों में बांटा था। और फिर हमने जो वास्तविक संख्या है उसको कितने भागों में बांटा था? उसको भी हमने दो भागों में बांटा था। कौन कौन सी? एक हमने बांटा था हमारा परिमेय संख्या, और एक हमने बांटा था हमारे किसमें? अपरिमेय संख्या में। किस किस में बांटा था हमने? परिमेय संख्या में बांटा था और अपरिमेय संख्या में बांटा था। और अब हम जो परिमेय संख्या है इसको भी क्या क्या करेंगे? इसको भी बांटेंगे। किस किस में बांटेंगे? जो परिमेय संख्या होती है वो हमारी क्या क्या होती हैं, इधर लाके बांटते हैं अपन इनको। परिमेय संख्या में एक हमारी होती है क्या? भिन्न। और एक अपन कह सकते हैं क्या होता है? पूर्णांक। जो भाई एक होती है हमारी भिन्न और एक हम कह सकते हैं क्या? पूर्णांक। पूर्णांक में हमारा क्या क्या शामिल होता है? पूर्णांक में हमारे धनात्मक अंक जो होते हैं वो, शून्य होता है वो, और ऋणात्मक अंक शामिल होते हैं। देखिए संख्या पद्धति को इस तरीके से हम इसलिए बांट रहे हैं, आपने ऐसा पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या है वो पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत संख्याओं में बटा होता है, तो हम यही कर देते हैं। जो हमारे सारे धनात्मक अंक होते हैं वो हमारे क्या होती हैं? वो हमारी प्राकृत संख्या होती हैं। क्या होती हैं? प्राकृत संख्या होती हैं। जब धनात्मक संख्या में हम शून्य भी शामिल कर देते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और अब जो हमारा प्राकृत संख्या है इसको हम और कहां ले चलें? चलो पूर्ण प्राकृत संख्या को मैं यहाँ विभाजन करता हूँ, फिर इनको क्रम से जमाते हैं। जो हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं वही हमारी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? वही होती हैं हमारी सम, विषम, और कौन कौन सी? भाज्य और अभाज्य। यहाँ हमें जो हमारा वास्तविक संख्या चैप्टर है उसमें हमें मुख्यतः भाज्य अभाज्य संख्याओं पर बात करनी है और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर बात करनी है। यानी कि जब हम भाज्य अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे तो हम प्राकृत संख्याओं की बात करेंगे, और जब प्राकृत संख्याओं की बात करेंगे तो हम धनात्मक शून्य यानी कि पूर्णांक की बात करेंगे। यानी कि यहाँ भी हमें पूरा नंबर सिस्टम चैप्टर कंटिन्यू करना है। तो जरा हम इनको फटाफट क्रम से जमा देते हैं आपके लिए, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। ये आ जाएगा हमारा यहाँ, ये आ जाएगा हमारा यहाँ, और ये रहेगा हमारा क्या? पूर्णांक। और जो पूर्णांक है भाई वो कितने भागों में विभाजित है हमारा? तीन में। इसको अपन घुमाते हैं,
या इसको ऐसा ही रहने दें? कौन कौन से आ जाएंगे यहाँ पर? धनात्मक, ऋणात्मक और पूर्ण संख्याएं आ जाएंगी। और जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं उनको भी हम कर देते हैं किसमें, या छोटा करके नीचे करते हैं। क्लियर हुआ? ये जो है आपका क्या बन गया, पूरा नंबर सिस्टम का चार्ट बन गया। इस तरीके से क्या किया हमने, संख्या पद्धति ली, संख्या पद्धति को वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या में बांटा, वास्तविक संख्या को क्या हो गई हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो है कितने भागों में बटी, दो। हमने इसको लिया भिन्न और पूर्णांक में। पूर्णांक में क्या क्या शामिल होता है, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। और फिर यहाँ जब धनात्मक अकेली संख्याएं हो तो वो हमारी कौन सी होती है, प्राकृत यानी नेचुरल नंबर। धनात्मक के साथ हम शून्य शामिल कर देते हैं तो वो हो जाती है हमारी पूर्ण संख्या। और धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक मिलकर क्या बनाती हैं, पूर्णांक बनाती हैं। अब देखते हैं हमारे सम, विषम और भाज्य, अभाज्य, ये सारे क्या है, प्राकृत संख्या के पार्ट हैं। क्लियर हुआ? अब देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा क्या, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसको कंटिन्यू करना है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट और समझना होगा। जो हम प्रीवियस स्लाइड में जो हम प्राकृत संख्या को डिवाइड किया था हमने किस किस में, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। इनमें आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं को समझना बहुत आवश्यक है। उम्मीद है कि आप पहले से जो है समझ के बैठे हो गए, आपको आता होगा क्योंकि आप 10th क्लास में हो। फिर भी हम समझ लेते हैं किसको, भाज्य संख्या को और अभाज्य संख्या को। देखो इनकी कई सारी डेफिनेशंस होती हैं, हम डेफिनेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती हैं। वे संख्याएं या वे प्राकृत संख्याएं जिनके कितने, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, वो हमारी क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे यहाँ हम देखते हैं क्या, 4 या 4 का हम डिवीजन देख लेते हैं, भाग देख लेते हैं, कौन कौन सी संख्या इसमें भाग दे सकती हैं। तो देखो 4 जो है वो एक सबसे पहले 4 से विभाजित हो सकता है, और 2 से विभाजित होगा, और किससे विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा। यानी कि 4 के कितने गुणनखंड निकले हमारे, 3 निकले, 4, 2 और 1। वहीं हम देख लेते हैं क्या, 8 किस किस से होगा, तो 8 जो है हमारा 4 से होगा, 8 से होगा, 2 से होगा और 1 से होगा। परिभाषा में मैंने क्या बोला कि 3 या तो 3 हो या फिर 3 से ज्यादा हो। क्या गुणनखंड जो है वो 3 हो या 3 से ज्यादा हो तो वो हमारी संख्या क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब भाज्य का उल्टा जस्ट अपोजिट क्या है, अभाज्य। तो क्या हो, 3 से कम हो, 3 से कम हो, क्योंकि 3 किस में शामिल हो गया, भाज्य संख्या में शामिल हो गया। अभी बोला मैंने क्या, 3 हो या 3 से ज्यादा हो। कैसे हो, 3 हो या 3 के बराबर हो या फिर 3 से ज्यादा हो, तो वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अब 3 से कम कितना होगा, तो 3 से कम होगा 2। क्या होगा, 2। तो वे सभी संख्याएं जिनके केवल और केवल कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। जैसे कि उदाहरण के लिए हम क्या ले लें, 2। तो 2 में किससे भाग दे सकते हैं हम, 2 से भाग दे सकते हैं और 1 से भाग दे सकते हैं। 2 से भाग दे सकते हैं और 1 से भाग दे सकते हैं। तो हमारी ये संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। या इसकी एक और परिभाषा दे सकते हैं हम क्या, कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं यानी कि वही संख्या स्वयं और 1 के अलावा, स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, तो वो हमारी संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो भाज्य और अभाज्य संख्या का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ। भाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें क्या हो, 3 हो या 3 से अधिक गुणनखंड बने, या 3 या 3 से अधिक संख्याओं से वह संख्या विभाजित हो जाए, तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। और अभाज्य संख्या स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए। और 1 जो हमारी संख्या 1 है, यह ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। क्यों, क्योंकि ना तो इसके कोई 2 गुणनखंड बन रहा है और ना 3 या 3 से अधिक। इसका केवल कितना गुणनखंड आएगा, 1। तो ये ना तो भाज्य कहलाएगी ना अभाज्य कहलाएगी, इसको नोट करके रख लीजिएगा।
ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है। 1 नंबर आपका या खाली स्थान में आ जाएगा, जोड़ी में लाने आ जाएगा, या फिर ऑब्जेक्टिव में जो आपके मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होते हैं उसमें पूछ लिया जाएगा। क्लियर? तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अब हम पढ़ लेते हैं हमारी क्या, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या कह रही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय? नोट करते हैं, लिखते हैं और साथ में समझते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और यह संख्याओं के क्रम के बिना अभाज्य संख्या, या फिर यहाँ लिख दो अभाज्य लिख लो या संख्याओं लिख लो, सेम बात है। अभाज्य संख्याओं के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय होता है। क्या समझ में आया कि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्लियर हुआ। गुणनफल आप समझते हो, जब गुणा करते हैं, शब्दों को समझो पहले परिभाषा के। भाज्य संख्या समझे, अभाज्य संख्या समझे, गुणनफल को समझे। अब आपको थोड़ी सी समस्या आ रही होगी, क्या यहाँ, और यह है अभाज्य संख्याओं के क्रम के बिना क्या होता है? अद्वितीय होता है। क्रम के बिना क्या होता है? अद्वितीय होता है। हम सिर्फ क्रम चेंज कर दें संख्याओं का तो कोई भी अन्य अभाज्य संख्या किसी भी भाज्य संख्या गुणनफल के रूप में एक्स्ट्रा वाली नहीं आ सकती। एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि एक भाज्य संख्या हम ले लेते हैं, क्या, उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम क्या, 4। क्या ले लेते हैं हम? 4 ले लेते हैं। और जब हम इसके गुणनफल करते हैं, इसके हम गुणनखंड करते हैं, तो कैसे आएंगे? 4 लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम क्या, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, और यहाँ जाएगा 1। यानी कि जो 4 है उसे हमने क्या लिखा? 2 गुणित 2 गुणित 1। ये हमारी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार हमने इसको क्या कर लिया? नोट कर लिया है कि 4 जो है वो 2 गुणित 1, यानी कि 2 एक अभाज्य संख्या हो गई, यहाँ भी 2 अभाज्य संख्या हो गई और 1 अभाज्य संख्या हो गई। इसके गुणनफल के रूप में हमने इसको नोट कर लिया, यानी कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब अगली लाइन समझो। अगली लाइन कह रही है क्या, कि यह अभाज्य संख्याओं के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि अभी अभाज्य संख्याओं हमने क्या लिखा? 2 गुणित 2 गुणित 1। अब इसको हम क्या लिख दें कि 2 गुणित 1 गुणित 2। तो क्या इसका उत्तर परिवर्तित होगा? क्या इसका उत्तर परिवर्तित होगा कि हमने 2 गुणित 1 गुणित 2 लिख दिया है, तो क्या उत्तर 4 नहीं आएगा? देख लो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यदि हम इसको ऐसा लिख दें कि 1 गुणित 2 गुणित 2, तो क्या इसका उत्तर परिवर्तित होगा? क्या अब ऐसा हो जाएगा कि हमने शुरू में 2 गुणित 2 गुणित 1 लिखे थे तो 4 आ रहा था, अब हमने यहाँ इसको परिवर्तित कर दिया, संख्याओं के अंक जो है आगे पीछे कर दिए, तो इसका उत्तर अब 8 हो जाएगा? नहीं होगा ना। यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, यानी कि ये क्या रहा? उत्तर जो है इसका हमेशा अद्वितीय रहा, भले ही हमने क्या कर दिया? क्रम चेंज कर दिया। क्या कर दिया हो? जो है हमने संख्याओं का क्रम चेंज कर दिया हो, लेकिन उत्तर जो है हमेशा क्या रहेगा? 4 रहेगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। 4 जो है हमारा छोटा सा उदाहरण है। अब हम देख लेते हैं क्या, अब हम लेते हैं इसको 15 को। किसको लिया हमने? उदाहरण में अब हम लेते हैं किसको? 15 को। 15 के हम गुणनखंड तोड़ते हैं, 15 लिखते हैं यहाँ। 15 के हमने गुणनखंड तोड़े तो कितना जाएगा? 3 15 और 5 एकम 5। तो यानी कि जो हमारे 15 है उसके गुणनखंड क्या बने?
यहाँ लिखेंगे हम 15, 3 गुणित और 5 गुणित 1। क्या लिखा हमने? 3 गुणित 5 गुणित 1। तो यहाँ उत्तर क्या आ रहा है? 15। लेकिन यदि हम ऐसा लिखते हैं कि 3 गुणित 1 गुणित 5, तो क्या उत्तर चेंज होगा? नहीं होगा। यदि हम ऐसा लिखते हैं कि 5 गुणित 3 गुणित 1, तो क्या उत्तर चेंज होगा? नहीं होगा। यदि हम ऐसा लिखते हैं 1 गुणित 3 गुणित 5, तो क्या उत्तर चेंज होगा? नहीं होगा। क्या होगा? उत्तर चेंज नहीं होगा। यानी कि इसके क्रम की चिंता किए बिना, क्रम को नजरअंदाज करते हुए इसका जो है उत्तर क्या रहेगा? यह जो गुणनखंड है या जो गुणनफल है वो हमेशा क्या रहेगा? अद्वितीय रहेगा, वही उत्तर आएगा। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्लियर हुआ। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? भाज्य संख्या की बात कर रहे हैं। भाज्य संख्या जिसके 3 गुणनखंड हो या 3 से अधिक गुणनखंड हो। तो किसी भाज्य संख्या को, ये सारी क्या है? अभाज्य संख्या है। किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और यह जो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है, उनका जो क्रम है, अभाज्य संख्याओं के क्रम के बिना क्या रहता है? अद्वितीय रहता है। जो गुणनफल है वो क्या रहता है? अद्वितीय रहता है। और यह जो गुणनफल है वो अभाज्य संख्याओं के क्रम के बिना क्या रहता है? अद्वितीय रहता है। परिभाषा याद हुई। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय याद हुई। क्लियर हुआ। जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा क्लास 10th मैथमेटिक्स का, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्लियर हुआ। और इसी के बेस पे आप क्या करेंगे? हम हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो, गुणनखंड निकालना आप सीखे हैं। गुणनखंड इस तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, और उसके बाद फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी अभाज्य संख्याओं से भाग दिया जाता है। इससे हम गुणनफल निकालते हैं। और जैसे ही हम किसी भाज्य संख्या को, अभाज्य संख्याओं को छोटे छोटे गुणनफलों के रूप में लिखेंगे, इससे हम HCF एलसीएम निकालेंगे। और एक और कॉन्सेप्ट है हमारा, देखो HCF एलसीएम निकालना तो आपको आता होगा, नहीं आता तो हम अभी सिखाए रहे हैं। और एक और कॉन्सेप्ट आएगा इससे हटके, ये तो हमारी यहाँ क्लियर हो गई। इससे हटके हमारा एक और कॉन्सेप्ट आएगा कि एलसीएम, किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम और किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF, इनका जो गुणनफल है वो उन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन सॉल्व करें तब आपको ये फॉर्मूला याद आ जाए कि किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम और HCF, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, लासा और मासा, इनका जो गुणनफल है वो उन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर। सबसे पहले संख्या पद्धति से हमने वास्तविक संख्या को समझा, वास्तविक संख्या का डिवीजन किया। उसके बाद जो हमारे चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट, जो कोर कॉन्सेप्ट है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसको समझा। और एक फॉर्मूला हमने रिवीजन किया कि एलसीएम और HCF का गुणनफल है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? अब जरा हम हमारी जो एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज जो हमारी 1.1 है, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या इसमें जो हमारे सारे क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इनको क्या करना है? हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो हम फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा क्या? 140। कितना दिया है? 140। 140 इसका हमने इकाई का अंक, यूनिट डिजिट देखा क्या है? 0 है। तो इसको हम सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 से डिवाइड करेंगे। इससे डिवाइड करेंगे। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा? 2 सत्ते 14, 0 का 0, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब कितने से कटेगा? इकाई का अंक 5 है तो 5 से कटेगा, 5 7 35, और अब ये कटेगा 7 से, तो 7 एकम 7। यानी कि 140 को हम क्या लिख सकते हैं? 140 को लिख सकते हैं हम 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। और यदि एक को लिखना है तो लिखें, नहीं लिखना है तो ना लिखें। हम इसको एक को भी यहाँ लिख देते हैं। ये जो है हमारा क्या आया?
इसका 140 का डिवीजन आ गया। 140 को हमने किसमें अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। भाई सब कुछ आओ, कहाँ रह रहे हो? इसको हम अलग से रखते हैं उठा के। ये रहा क्या, हमने 140 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। अब हम करते हैं किसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 156। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं यहाँ 156। इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा क्या, 2 7 14, एक बचा तो 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6, और एक बचा तो 2 9 18, फिर कितने से करेंगे, 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9, बचा क्या 13। 13 जो है सिर्फ 13 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। जब हम इसको क्या करेंगे, इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे, 156 को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, और यदि हम 1 लिखते हैं तो 1। ये जो है हमारे दो क्वेश्चन चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के दो क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हमें जो दो क्वेश्चन दिए थे उनको हमने क्या किया, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट टू क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, 3825 और 5005। इनको भी क्या करना है, हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। सेम क्वेश्चन है, इनको करते हैं हम, क्या जाएगा 3825। इकाई अंक 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, या फिर किससे हो सकता है, 3 से ही हो सकता है। तो हम पहले 3 से चेक करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15 आ रहा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या जाएगा, 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2 तो हो गया 22, 3 7 21, बचा 1 तो कितना हो जाएगा 15, 3 5 15। फिर 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। क्या आप 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, फिर आखिरी में 5 बच रहा है तो भाग नहीं जाएगा। तो हम किससे भाग देंगे, अब हम भाग देंगे 5 से। तो 5 40, बचे 2, बचा 25, फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 7 35, फिर हो गया 17। 17 जो है क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 17 एकम 17। तो यानी कि जो हमारा 3 8 2 5 यानी 3825 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17, और हम 1 लिखना चाहें तो 1। इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पुट कर देंगे हल्का सा छोटा करके, ताकि आप जो है अपने नोट्स इससे प्रिपेयर कर सको। इसको करेंगे बॉक्स में बंद, ताकि समझ में आए कि आंसर कहाँ है। क्लियर हुआ, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड में हमने क्या किया है, 3825 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है कि भाई 5005 को, कितने को, 5005 को डिवाइड करो। तो अपन 3 से करके देखें तो आएगा क्या, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18, नहीं आएगा। 5 से ही करके देखते हैं तो क्या जाएगा हमारा, 5 एकम 5 0 0 0, 5 एकम 5। फिर क्या जाएगा, अब कितने से डिवाइड होगा 5 के बाद, क्या 7 से हो रहा है, 7 से देख लेते हैं तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 हो रहा है। 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, बचे कितने 3, तो 30 हो जाएगा। 10 के बाद 10 में से 7 गए, कितने बचे 3, 3 को अपन ने शून्य के बाजू में रखा, कितने हो जाएंगे 30। 30 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 30 आए या 30 से कम आए। 7 चौके 28, बचा कितना 2, तो आ जाएगा 7 तिया 21। अब क्या 7 से डिवाइड होगा,
तो नहीं होगा। अब कितने से होगा? 7 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या है वो कितनी आ रही है हमारी? 11। तो हम 11 से करके देखते हैं। तो 11 एकम 11 बचे कितने? 3, तो 33 हो जाएगा। तो 11 3 33, अब डिवाइड होगा 13 से, 13 एकम 13। यानी कि हमने जो 5005 का डिवीजन किया है वो किस में आया? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 और 1। ये आ गया हमारा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं हमारे। 4 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? फर्स्ट क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो इनको आप नोट्स में प्रिपेयर करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, तभी आपका काम करेगा जो सारी आप मेहनत कर रहे हो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा इसी का क्या? फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? 7429। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 7429 इसको क्या करो? डिवाइड करो। इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं। कितने से होगा? सबसे पहले देखते हैं क्या 3 से हो रहा है। 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 3 21, नहीं हो रहा है। फिर कितने से होगा? आखिरी में 9 है, तो 9 से हो रहा है क्या? 9 8 72, 7 से हो सकता है। 7 एकम 7, 7 6 42, ये भी नहीं हो रहा है। 9 से देखें। इसको अपन डिवाइड करते हैं कितने से? 17 से। कितना आएगा? 17 चौक 68, बचे कितने क्या? 6। तो जाएगा क्या? 17 तिया 62 होगा। तो 17 तिया जाएगा क्या? 51, बचेंगे कितना? 11। तो 17 सत्ते 119। अब कितने से डिवाइड होगा? अब देख लेते हैं क्या 17 से हो रहा है। 17 दूनी 34, बचे कितना? 9, नहीं हो रहा है। इसको अब 19 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्या? 19 दूनी 38, बचेंगे कितने? 5, तो 19 तिया 57। फिर आ गया क्या? 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 से कम 23। क्लियर हुआ? तो इतना आंसर आ जाएगा हमारा क्या? जब हम 7429 को अभाज्य संख्याओं गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 17 गुणित 19 गुणित 23 और गुणित 1। ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने जो है 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 को। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होता है किसके? HCF और LCM के गुणनफल के। हमने अभी जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय समझा रहे थे तभी आपको हमने एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि LCM और HCF का गुणनफल संख्याओं गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है? इसकी जांच करनी है, यानी कि हमें क्या करना है? सिंपल सा गुणा करके देखना है। लेकिन सबसे पहले उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? HCF और LCM। सबसे पहले समझो HCF क्या लिखा है? HCF यानी कि H4 हाईएस्ट, C4 कॉमन और F4 फैक्टर। हिंदी में समझो, हाईएस्ट मतलब हो गया क्या? सबसे बड़ा। क्या हुआ? हाईएस्ट मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ा। और कॉमन, कॉमन मतलब होता है क्या? जो सब में उपलब्ध हो, दोनों में, तीनों में। यहां हम दो संख्याओं की बात कर रहे हैं तो जो दोनों में हो। क्या हो? दोनों में हो। कॉमन, कॉमन मतलब क्या होता है? जो सारी चीजें मतलब सामान्य होता है। अपन एक बात करते हैं कॉमन सेंस, एक ऐसा सेंस जो सभी व्यक्तियों में सामान्यता होना चाहिए। उसी तरीके से यहां हम किसकी बात करेंगे? कॉमन नंबर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कॉमन नंबर की बात करेंगे। कॉमन। और फैक्टर मतलब होता है यहाँ क्या? फैक्टर मतलब होता है भैया गुणन और खंड। क्या होता है फैक्टर मतलब? गुणन खंड। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा हो, दोनों में हो और वो क्या हो? गुणनखंड हो। यानी कि ऐसा गुणनखंड जो दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड हो, दोनों में क्या हो? उपलब्ध हो, उसे हम क्या कहते हैं? HCF। और इसका हिंदी में नाम आता है भैया म और स, यानी कि महत्तम
समापवर्तक क्या आएगा, महत्तम समापवर्तक। ऐसा कहीं नहीं लिखा आएगा कि भैया दोनों का सबसे बड़ा गुणनखंड बताओ, या तो ऐसा लिखा आएगा कि भाई महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए या HCF ज्ञात कीजिए। HCF क्लियर क्या हुआ कि दोनों संख्याओं का वह सबसे बड़ा गुणनखंड जो दोनों संख्याओं में उपलब्ध हो महत्तम समापवर्तक कहलाता है। अब हम बात करते हैं हमारे किसकी, लघुत्तम समापवर्तक की। इसको क्या करें, छोटा करके रहने दें अभी, फिर बाद में डिलीट करते हैं ताकि आपको महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक में अंतर समझ में आ सके। इसको और छोटा करते हैं, बाद में बड़ा कर लेंगे। दिख तो रहा होगा, मुझे पता है विजिबल है। अब हम बात करते हैं किसकी, LCM। बताओ भाई इसका फुल फॉर्म क्या होगा, यहां जाएगा हमारा क्या, L फॉर लोएस्ट। क्या जाएगा, L फॉर लोएस्ट। C का मतलब वही होता है हमारा क्या, कॉमन, लोएस्ट कॉमन, और M से जाएगा क्या हमारा, मल्टीपल। M से क्या जाएगा, मल्टीपल। अब यहां क्या जाएगा, लोएस्ट। लोएस्ट मतलब हो गया क्या, सबसे छोटा। और कॉमन यानी कि वही बात जो दोनों में हो। कॉमन मतलब जो दोनों में हो। और मल्टीपल, मल्टीपल मतलब हो गया क्या, गुणज। गुणज, गुणज जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि हम 7 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28। यानी कि जो हमारा 7, 14, 21, 28, 35 ये सारे क्या है, 7 के गुणज हैं। यानी किसी भी संख्या का गुणज या तो वही संख्या होगी या उससे बड़ी होगी। और यहाँ आप देखो, बहुत अच्छी बात मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ लिखा है क्या, लोएस्ट यानी कि सबसे छोटा, और HCF में लिखा था हमने क्या, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा। लेकिन जब भी इनके आंसर आएंगे किसी भी संख्या का, हम HCF और LCM निकालेंगे तो HCF का आंसर संख्या में छोटा रहेगा और LCM का आंसर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, गुणज की। किसकी बात कर रहे हैं, गुणज की। और यहां हमने बात की थी किसकी, गुणनखंड की। यानी किसी भी संख्या का खंड यानी कि उसका भाग, भाई किसी भी संख्या का भाग तो उससे छोटा रहेगा। और गुणज यानी कि जैसे हम पहाड़ा पढ़ते हैं बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, वो सब क्या कहलाते हैं, गुणज कहलाते हैं। तो यहां से स्पष्ट हुआ, सबसे छोटा जो है क्या रहेगा, गुणज रहेगा, वो हमारा LCM कहलाएगा। और सबसे बड़ा जो गुणनखंड रहेगा वो हमारा HCF कहलाएगा। LCM HCF क्लियर हुआ, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट कर लेना, फटाक से वीडियो को पॉज करके इसको हटाते हैं और जो है हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 26 और 91 के क्या करना है, हमें HCF और LCM निकालना है। तो HCF LCM निकालने के लिए हमारे पास गुणनखंड होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ इनके गुणनखंड निकालते हैं। किसका, 26 का निकालें। 26 को 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, और 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13। वहीं हम 91 का निकालें तो इसमें 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 3 21, और 13 एकम 13। यहां हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे और लिखेंगे क्या, दी हुई संख्याओं के गुणनखंड। दी हुई संख्याओं के हम क्या निकालें, गुणनखंड निकाल लिए हैं। क्या आया है, 26। 26 का आया है क्या, 2 गुणित 13, और 91 का आया है क्या, 7 गुणित 13। 26 का क्या आया था हमारा, 2 और 13, 91 का आया था 7 और 13। अब इनका HCF, HCF क्या आएगा, HCF और किन किन का, ऐसा लिखना है, HCF 26 और 91 का। यहां देखो दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, 13 कॉमन है, तो इसलिए इनका HCF क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी कि दी हुई संख्याओं का हमें क्या मिल गया है, HCF कितना मिल गया है,
13 मिल गया है, इसको हम शॉर्ट करके रख देते हैं साइड में। अब ये एलसीएम और निकालते हैं। एचसीएफ निकाला, अब हम एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम क्या होगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब कि जो क्या आ जाए, पहाड़े में आ जाए। पहाड़ा पढ़े हम, 26 का पहाड़ा पढ़े और 91 का पहाड़ा पढ़े, तो दोनों में क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। लेकिन अब हमें ना 26 का पहाड़ा याद है ना 91 का पहाड़ा याद है, तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपल इस तरीके से करते हैं। यहां लिखेंगे अब एलसीएम किस किस का, 26 और 91 का। अब देखो, जो इनके गुणनखंडों में जो संख्या कॉमन होगी, जैसे कि यहाँ क्या थी, कॉमन है, या लिखें अपन कि एचसीएफ को छोड़कर जितनी संख्या बची उनका आपस में क्या करें, एचसीएफ और उन संख्याओं को गुणा कर दें तो एलसीएम आ जाएगा। या ऐसा कर दें कि कॉमन संख्याओं को हम कितनी बार लिखेंगे, एक बार, और जो कॉमन नहीं है उनको लिख देंगे। जैसे कि यहाँ लिखेंगे अपन क्या, 2 गुणा में जाएगा क्या 7, और गुणा में जाएगा 13। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। 13 7 91, 91 दूनी 182, कितना जाएगा, 182। क्या आ गया ये आ गया भैया हमारा एलसीएम। 26 और 91 का क्या आ गया, एलसीएम। लेकिन ये तो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया भैया। क्वेश्चन में तो हमसे और कुछ भी पूछा है ना। क्या पूछा है सर? क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। आप कहेंगे होता है सर, आपने पढ़ाया है, लेकिन इसकी जांच भी तो करनी है। ठीक है, जांच कर लेते हैं। अब यहां लिखेंगे क्या, जांच। क्या जांच करेंगे कि एलसीएम ऑफ 26 और 91 गुणित एचसीएफ ऑफ 26 और 91 क्या बराबर है किसके, किसके बराबर है, गुणनफल के 26 और 91 के। तो हमारा एलसीएम कितना आया था, 182, एचसीएफ कितना आया था, 13, और हमारी संख्या क्या है, 26 और 91। इनका आपस में गुणा करें तो 13 दूनी 26, हासिल में आई कितनी, 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, बचे कितने, 10, 13 एकम 13 और 10 23। और इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 6 और 2 9 का करेंगे तो 6 9 54, 5 9 दूनी 18, 18 और 5 23। और इनको जोड़ के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 4 6 3 और 2, यानी कि बराबर आ गया 23 और 66। यहां हम क्या लिख देंगे, प्रूव। ये सिद्ध हुआ कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें संख्या क्या है, अलग भी है। कौन कौन सी, 510 और 92। तो सबसे पहले वही सिंपल सी मेथड, अपन क्या करें, 510 का गुणनफल तोड़ें, सॉरी गुणनखंड तोड़ें। तो 510 का जब हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब कितने से कटेगा, 5 से, तो 5 25, 5 एकम 5। अब कितने से कटेगा, क्या 3 से कट रहा है, तो हाँ 3 से कट रहा है, ऊपर भी कट जाता है, 3 एकम 3, 3 7 21। अब कटेगा 17 से, 17 एकम 17। अगला आया क्या है हमारा, 92। 92 को तोड़े तो 2 चौके 8, 2 छीं 12, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 एकम 23। यहां लिखेंगे हम क्या, इनके गुणनखंड। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में जमाया था वैसे यहां जमाएंगे कि दी हुई संख्याओं का गुणनखंड, यहाँ का नहीं आएगा, यहाँ आएगा के।
तो हमारा सबसे पहले ऊपर लिखा है 510, तो 510 लिखते हैं। 510 का गुणनखंड क्या बन रहा है? 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। और इधर अपना 92 का क्या बन रहा है? 2 गुणित 2 गुणित 23। ये हमारे क्या निकल रहे हैं? ये हमारे गुणनखंड निकल रहे हैं किस किस के? 510 और 92 के। अब इनका हम क्या लिख दें भाई? यहाँ लिख दें हम HCF किस किस का? 510 और 92 का। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा दोनों में सेम गुणनखंड कौन सा दिख रहा है? तो भाई आपको यहाँ 2 के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, तो इसलिए इनका HCF कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। कि हमारा HCF निकला है 510 और 92 का। अब क्या निकालने हैं हम? अब निकालते हैं हम हमारा LCM। इसको साइड करें, क्या रखता हूं मैं इसको। अब निकालते हैं अपन क्या? LCM। किस किस का? 510 और 92 का। तो देखो एलसीएम में क्या करते हैं, जो HCF होता है उसको लिखते हैं और बची हुई संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। जैसे क्या हो जाएगा हमारा? क्या 2। अब बचा क्या? ये वाला 2 बचा, तो फिर से 2 हो जाएगा। 3 बचा तो 3 लिखेंगे। 5 बचा, 5 लिखेंगे, और सॉरी गुणा में 5 लिखेंगे, और 17 लिखेंगे, और 23 लिखेंगे। इनका आपस में हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इनका एलसीएम मिल जाएगा। जैसे करते हैं क्या? 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। यहाँ आ जाएगा हमारा क्या? 60। इसका करते हैं 17 तिया 51, आ गया 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39। अब इसका कर देते हैं 0, 6 कम 6, 6 नंबर 54, बचा 5, 6 तिया 18, 18 और 5 23। ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया 23,460। ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है? इसकी जांच भी करनी है। तो इसको हम क्या करें? छोटा करें और यहां जमा दें। एलसीएम निकाल लिया। अब हम इसकी जांच करते हैं। इसको भी हल्का सा छोटा होने की आवश्यकता है। अब हम क्या करें? जांच करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जांच। इसकी जांच कर रहा है कि हमारा भाई LCM 510 और 92 और गुणित HCF 510 और 92 बराबर होगा 510 और 92 के गुणनफल के बराबर। तो एलसीएम हमारा कितना आया था? 23,460 गुणित HCF कितना है? 2, और यहाँ है 510 और 92। तो इनका आपस में गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 का करेंगे तो यह 0, 0 का 0, 9 एकम 9, और 9 पन्ना 45। इनका करेंगे तो आ जाएगा 0, 2 छिंग 12, हासिल में आएगी 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। इनको आपस में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0, 2, 9, 5 और 1 6 और 4। ये दोनों क्या आ गए? बराबर आ गए। यानी कि हमारा सिद्ध हो गया कि जो HCF और LCM का गुणनफल है वो दी हुई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना? 336 और 54। इसको भी हमें क्या करना है? इसके गुणनखंड निकालने हैं और इसको हमें बताना है कि जो HCF और LCM का गुणनफल है वो बराबर होता है या नहीं होता संख्याओं के गुणनफल के। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं? तोड़ते हैं। किसको? 336 को ही तोड़ते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर से देंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर से देंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से आएगा 3 7 21, और 7 से आएगा तो 7 एकम 7। अब दे लेते हैं किसमें हम? 54 को भाग। 54 के गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 से काटेंगे 3 नम 27, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 3 एकम 3। ये क्या आ गया? हमारे गुणनखंड टूट गए। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या सॉल्व में? दी
हुई संख्या के गुणनखंड क्या क्या बन रहा है हमारे। सबसे पहले देखते हैं तो 336, 336 का बन रहा है हमारा क्या, 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार है, 2 हमारा 4 बार है, फिर आ जाता है 3 और फिर आ जाता है 7। वहीं अगर हम देखें 54, 54 का क्या क्या बन रहा है, 2 × 3 × 3 × 3 3 बार, 3 बार 3 है और 1 बार 2 है। ये हमारे क्या निकले, गुणनखंड निकले। अब इनका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है 336 और 54 का। अब बताओ भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या दिख रहा है, या सेम सेम नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ हमें 2 और 3 ये दिख रहे हैं और 2 और 3 ये दिख रहे हैं, तो इनका यानी कि एचसीएफ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्यों, 2 और 3 लिखेंगे तो 2 तिया 6। सबसे बड़ा गुणनखंड क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा, यानी कि एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसको और जरा साइड करते हैं और फिर यहाँ क्योंकि हमें जांच भी करनी है, नीचे लिख देते हैं। एलसीएम क्या जाएगा, यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 336 और 54। अब भैया एचसीएफ को छोड़कर, एचसीएफ को कितनी बार लिखेंगे हम, 1 बार लिखेंगे और बाकी सबको रिपीट कर देंगे। जैसे 2 × 3 है, इसको हम कितनी बार लिखते हैं, 1 बार, यानी 6 हो गया। ऊपर कितनी बार 2 बचे, 3 बार बचे, तो 2 × 2 × 2। फिर नीचे क्या, 3 3 बचे 2 बार, तो 3 × 3 और ऊपर बचा क्या, 7। इस तरीके से हम इनका क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 छिंग 48, 3 तिया 9 और 7 एकम 7। इनका आपस में गुणा कर लें तो 48 का हम 9 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 8 72 और 9 चौक 36, 36 और 7 कितना हो जाता है भाई, 43। और फिर करते हैं क्या, 7 का गुणा करते हैं। 7 दूनी 14, 7 3 21 और 1 22, 7 चौक 28 और 2 30, यानी कि एलसीएम कितना आ गया इनका, एलसीएम आ गया भैया हमारा 30 24। क्लियर हुआ, एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब इनको क्या करते हैं, हम इनकी जांच कर लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। अब 2 बार तो अपन सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन आया है अपने पास तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अपन क्या, जांच। जांच किसकी कर रहे हैं कि एलसीएम ऑफ 336 × 54 और एचसीएफ 336 और 54 बराबर होगा 336 और 54 के गुणनफल के। तो एलसीएम आया हमारा भाई 30 24, एचसीएफ आया 6। इनका आपस में गुणा करेंगे, 54 है ये, 4 का करेंगे तो 4 छिंग 24, 4 तिया 12 और 2 14, 4 तिया 12 और 1 13। 5 का करेंगे तो 5 6 30, 3 5 तिया 15, 3 18, 5 तिया 15 और 1 16। इसका करेंगे तो 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 0 का 0 और 6 तिया, सॉरी 6 चौके 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, यहाँ जाएगा हमारा 1, 6 तिया 18, यहाँ करेंगे 4 4 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 का 1, 18 144 और 18 144। ये क्या हो गया भैया, सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया कि किन्हीं भी दो या 336 और 54 का जो गुणनफल है वो एचसीएफ, उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर हो गया। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब जो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन से लेके हमारा 7th क्वेश्चन तक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसमें आपको इसकी PDF प्रोवाइड हो जाएगी। और
आप बिल्कुल ये समझिए कि ये जो वीडियो स्टार्ट की है आपने, आप जो है अपने बिल्कुल एंड तक जाएंगे, चैप्टर के एंड तक और अपनी बुक के एंड तक, इसी चैनल के साथ, गणित गुरु के साथ, अपने जितेंद्र सर के साथ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।